नमस्कार साथियों आपको याद होगा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 2 साल। साथियों, विपक्ष में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी इतना कमजोर कभी भी नहीं था। सत्ता इतनी ताकतवर देश में कभी के सजा सुनाने के साथ ही उनकी संसद सदस्यता चली गई। उनका दिल्ली का सरकारी आवास भी चला गया। उसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया, जहां उनको राहत नहीं मिली, लेकिन उसके बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया और उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी वापस मिल गई। सरकारी आवास भी वापस मिलने का जिक्र तक हो गया। इस भारत देश के भीतर में कितने ऐसे लोग हैं जो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता को तय कर सकेंगे। और इस दौर में खास तौर पर जब भारत देश की राजनीति पूरे उफान पे हो और लोकतंत्र के तमाम पिलर को प्रभावित कर रहा हो, वह भी खुल्लम खुल्ला, वह भी विपक्ष लगातार सत्ता पर यह आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों के जरिए उसने इस भारत देश के भीतर विपक्ष के राजनीतिक दलों को जीना मुहाल कर दिया, राजनीति करना मुहाल कर दिया। उनके सामने मुश्किल ये है, या तो वो जेल जाए या पार्टी बदल ले। यही प्रक्रिया के भीतर क्या केजरीवाल भी निचली अदालत के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और उसके बाद हाई कोर्ट से भी क्या उनको निजात नहीं मिलेगी? और आखिर में यही आशा और उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनको राहत मिल जाएगी। ये दरअसल एक कदम दर कदम इस भारत देश के भीतर में है। जब निचली अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट और फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला कोई पहुंचता है तो सियासी तौर पर जो मामले होते हैं उसके भीतर इस दौर में सुप्रीम कोर्ट सियासत, राहत, रियायत और विपक्षी राजनीति दलों को दे रहा है। और शायद यही वह कारण है कि इस भारत देश के भीतर में बार बार पॉलिटिकल तौर पर या फिर इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के भीतर यह कहा जाता है कि न्यायपालिका जब तक है और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी जब तक है तब तक संविधान की व्याख्या के मुताबिक इस भारत देश के भीतर न्याय तो होगा। लेकिन एक पल के लिए जरा आप कल्पना कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए वहां पर जो वकील हैं वह इस बात का ऐलान करे कि न्यायपालिका खतरे में है, इस भारत देश के लोकतंत्र के स्तंभ पिलर खतरे में है। और खास तौर पे तब जब जाकर के चुनावी साल हो, इस चुनावी साल के भीतर ऐसे ऐसे पॉलिटिकल खेल हो रहे हैं देश के भीतर, तो सुप्रीम कोर्ट को सचेत हो जाना चाहिए। एक दो नहीं, करीब 600 वकील उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन इसके ठीक बराबर इस एक पत्र के भीतर इस बात का जिक्र किया जाता है कि अगर कोई नेता या फिर राजनेता जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हो, उसके बाद उसको अगर राहत रियायत दे दी जाए तो यह भारत देश के लिए ठीक नहीं होगा। और इस भारत देश में इस दिशा में पूरी व्यवस्था चल पड़ी है, इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। और इसी समय यानी ये लेटर तब आता है जब भारत देश के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब को जब जिस वक्त देश के निचली अदालत में दिल्ली का मुख्यमंत्री का केस चल रहा था और मुख्यमंत्री एक एक करके कह रहे थे, बता रहे थे कि देखिए, एक भी पैसे का ट्रेल आपको मिल नहीं रहा, एक भी रुपया आपके पास है नहीं जो जानकारी के तौर पर आए। और उसके बाद उन्होंने एक एक फैक्ट्स बताते हुए 4 मुद्दों को उठा दिया, जिन मुद्दों के आसरे निचली अदालत के भीतर भी जो वो आवाज उठ सकती थी, जो वाकई इस दौर में मुख्यमंत्री को फंसाने की काम ईडी कर रही है। जो आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, उन्होंने वकील के जरिए नहीं बल्कि खुद स्वयं सामने आकर अरविंद केजरीवाल अपने बातों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, वकीलों के पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ, और वर्तमान समय में वह कौन सी ऐसी स्थिति आ गई जिसने भारत देश के प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर दिया। और ट्वीट करने के बाद उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, आज सारा उन बातों का महत्व मौजूदा राजनीति यह बताने के लिए आपको काफी है कि भारत देश की राजनीति और राजनीति के लिए इस भारत देश के भीतर में लोकसभा का चुनाव हो और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में भारत देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जांच एजेंसियों के जरिए करना और उनके मामलों को अदालत में जाने के बाद अदालत के जरिए चीजों को लंबा खींचना, ये सारी परिस्थिति भारत देश में आप देख सकते हैं।
साथियों, विपक्ष में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी इतना कमजोर कभी भी नहीं था। सत्ता इतनी ताकतवर देश में कभी नहीं थी। खास तौर पे चुनाव के ऐलान के बाद इस भारत देश के किसी भी चुनाव को आप परख लीजिए, विपक्ष के तेवर चुनाव ऐलान के बाद काफी तीखे हो जाते थे। और सियासी तौर पर विपक्ष जब सड़कों के ऊपर निकलता था तो इस भारत देश का मीडिया हो, चाहे इस देश में चुनाव संपन्न कराने वाला इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग हो, इस भारत देश के भीतर में नौकरशाही हो, या इस भारत देश के भीतर हर संस्थान को संभाले हुए बड़े बड़े नौकरशाह अपने तौर पर सियासी परिस्थितियों को आंकते जरूर थे। और चुनाव के समय तो इस भारत देश के भीतर में इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या फिर कॉरपोरेट हो, वह भी परिस्थितियों पर नजर काफी पैनी रखता था कि पता नहीं इस चुनाव के भीतर क्या कुछ होगा। लेकिन आपने इस दौर में जब विपक्ष काफी कमजोर है, कांग्रेस एक हिसाब से दिवालिया है, उसके तमाम अकाउंट्स फ्रीज किया जा चुका है, उसके ऊपर लगातार मुआवजा दर मुआवजा और ब्याज दर ब्याज थोपा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तौर पर इस भारत देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी कमजोरियों से भी वाकिफ है और उन सारी कमजोरियों के आश्रय इस भारत देश में राजनीति के तौर तरीकों के जरिए इस भारत देश में किस तरीके से एजेंसी निशाना साधती है वह उससे घबरा चुके हैं। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस दौर में देश में ताल ठोक कर खड़ी हो और कहे कि हम अपने राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे। थोड़ी बहुत ताकत ममता बनर्जी ने दिखाई जरूर थी, लेकिन उनकी ताकत के पीछे का समीकरण जो है उनको अकेले ले गया, यानी सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। लेकिन इन सबों के बावजूद वह कौन सी परिस्थिति इस दौर में ऐसी है कि जो इस देश में मौजूदा सत्ता को डरा रहा है, क्योंकि कोई जानकारी खुले तौर पे खुलेआम सत्ता के खिलाफ इस समय आ नहीं रही है। ऐसा कोई भी फैसला आप सुन ही नहीं पाते हैं जिसमें सत्ता को न्यायपालिका के जरिए बहुत बड़ा झटका लग जाए। इस दौर में किसी भी जांच एजेंसी के जरिए या किसी भी सरकार के अपने नौकरशाहों के जरिए जो उनका अपना काम है, चाहे वह सीएजी ही क्यों ना हो, आपने कोई रिपोर्ट इस दौर में देखी परखी बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात का डर है, इस दौर में सत्ता को किस बात का डर है जिसको लेकर के सत्ता में एक तरह से बेचैनी है कि कहीं सत्ता इस दौर में गवा न दे, वो उस दिशा में बढ़े। इससे पहले कुछ बातें आपके मन में साफ कर दे। इस दौर में खास तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो सामने आने के बाद कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी बिजनेस घराने हो, जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर जिसकी मौजूदगी भारत देश के भीतर है, कोई भी इस दौर में विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक पैसा भी पॉलिटिकल फंडिंग नहीं कर रहा, और पॉलिटिकल फंडिंग यह चुनाव के समय भी नहीं होगी, क्योंकि जिस धारा को पॉलिटिकल तौर पर मौजूदा सत्ता ने, बीजेपी सत्ता ने बता दिया, उसका एक ही संदेश है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। तो अगर पॉलिटिकल फंडिंग विपक्ष को अगर करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा आप किस रास्ते जा रहे हैं। यानी एक हिसाब से ये आप कह सकते हैं ये धमकी भी है, और शायद वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और इस भारत देश के संसदीय सत्ता की अपनी, कहते हैं ना, नजरियों को रखने की कोशिश भी है, जिसमें सत्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कॉर्पोरेट से कितनी भी पूंजी ले ले, उससे लौटाएंगे कैसे। अब ये खेल तो इस भारत देश में खुले तौर पर खुल चुका है। तो यहीं पर एक सवाल है कि कॉर्पोरेट का एक पैसा भी पॉलिटिकल चंदा के तौर पर इस भारत देश में विपक्षी राजनीतिक दलों के पास नहीं जाएगी। विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए उसके पास इतना पैसा है भी नहीं, और अपने अपने राज्यों के भीतर जहां पर छत्रकों की सरकार है, वहां पर अगर चुनाव के ऐलान की तारीख के बाद से अगर आप समझना शुरू करेंगे कि ओडिशा के भीतर कितने छापे पड़े हैं, पश्चिम बंगाल के भीतर कितने छापे पड़ गए, कितने छापे इसी दौर में तमिलनाडु राज्य में पड़ गए, या फिर हर उस राज्य के भीतर पड़े जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो औसत अगर निकालिएगा तो करीब 2019 की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव ऐलान के बाद ईडी ने छापे कभी नहीं मारे थे, केवल 17 छापे पूरे देश भर में उस
दौरान मारे थे, जिस दौर में 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। इस दौर में तो छापे दर छापे और नेताओं के आसपास जो उनके अपने पॉलिटिकल करीबी हैं, या फिर ये कहे जो भी बिजनेसमैन हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो लगता है कि वर्तमान विपक्ष की राजनीति को साधने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी फंडिंग दे सकती है, कर सकती है, तो उसकी घेराबंदी छत्तीसगढ़ के भीतर भी हो गई, उनकी घेराबंदी झारखंड के भीतर भी हो चुकी है और उनकी घेराबंदी हिमाचल प्रदेश में भी हो गई। और यह सारे घेराबंदी पंजाब के भीतर भी है, जहां पर छापों की लिस्ट और फहरिस्त थमी नहीं, रुकी नहीं है। इसमें एक संदेश, चुनाव के लिए एक बराबर मैदान, समतल मैदान सत्ता और विपक्ष का नहीं है। इसके बावजूद भी किस बात का डर है? यहीं पे दूसरा सवाल उठता है कि इस दौर में चुनाव आयोग के दरवाजों को चाहे कांग्रेस खटखटाए, चाहे तृणमूल कांग्रेस खटखटाए, चाहे विपक्ष के तमाम नेता एक के बाद एक शिकायतों का भंडार पूरा पूरा पुलिंदा लेकर के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उनको उनके अनुकूल न तो जवाब मिल पा रहा है और न ही कोई कार्रवाई होगी, ऐसे कोई संकेत उन्हें मिल भी पाए। अब यहां पर आगे की परिस्थितियां कहीं और जटिल और तीखी हो जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिर सत्ता को डर किस बात का है? वो कौन सा डर है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डरा रहा है? लेकिन इसके बाद की परिस्थिति में इस भारत देश का मीडिया भी सरकार के रंग में रंग चुका है। ऐसा कोई भी सवाल उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है जिसके जरिए सरकार से ये बात पूछा जा सके कि गवर्नेंस के तौर पे उसने क्या कुछ किया। अगर जो कुछ किया तो फिर संविधान के तौर पर इस भारत देश में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चुनाव चल रहे हैं, चुनाव यानी लोकतंत्र का महापर्व, और उस चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर चल रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है देश में, लेवल प्लेइंग फील्ड के कागजी बातें अमल में लाने की दम भरने शुरू हो गए। सबको समान अवसर की बातें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन को यह बात नहीं दिखाई पड़ता कि रोज दर रोज किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अब तो सीधे सीधे कैंडिडेट को नोटिस देने का दौर चल रहा है, किसी सीएम की गिरफ्तारी हो रही है, किसी राज्य के किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जर्वर की गिरफ्तारी हो रही है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी की गिरफ्तारी या फिर समन या नोटिस की स्थिति है। हालात इस दौर में ये हो चले हैं कि जांच एजेंसियों के माध्यम से इस भारत देश के चुनाव को बिल्कुल उस तरीके से बनाने की कवायद की जा रही है जैसे चुनाव 1985 के भीतर पाकिस्तान के भीतर जनरल जियाउल हक ने कराया था। लोकतंत्र लाने के नाम पर, लोकतंत्र का सुनहरा सपना दिखाकर, मार्शल लॉ को खत्म करने की बात कर जो चुनाव जनरल जियाउल हक ने कराया था, क्या वही चुनाव भारत के भीतर मौजूदा इलेक्शन कमीशन सत्ता की गोद में बैठ करके करवाना चाहता है? इलेक्शन कमीशन की ताकत कितनी है भारत देश के भीतर, इसको जानने समझने के लिए इस पे एक जो जानकार है उनका कहना होता है। बहुत सारे जानकार जो इलेक्शन कमीशन के बारीकी से समझते हैं, जानते हैं इलेक्शन कमीशन को भारत के, तो उनका कहना होता है जब टीएन सेशन की गतिविधियों में क्या करते हैं, तो उनका कहना होता है कि टीएन सेशन होते तो एक लाइन का सर्कुलर निकालते और उस सर्कुलर के माध्यम से यह बात कहते कि जब तक चुनाव की आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा, तब तक कोई भी जांच एजेंसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेगी और इलेक्शन कमीशन देखेगा कि गिरफ्तारी की कोशिश ये यानी राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, तब इलेक्शन कमीशन आदेश करेगा, तब जाके गिरफ्तारी होगी। क्या आज के चुनाव आयोग या टीएन सेशन या आचार संहिता से प्रेरित है, या चंडीगढ़ के भीतर लोकतंत्र का लुटेरा अनिल मसीह से प्रेरित है? ये इस भारत देश की आम जन लोग देखना चाहते हैं। एक के बाद एक पहली गतिविधि ईडी की होती है। उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर नाम के एक कैंडिडेट के नाम का ऐलान मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से किया, लोकसभा की सीट से किया सुबह के करीब, और वहीं ईडी का नोटिस उसको मिल जाता है। कुछ ही देर बाद कहा गया कि कोई घोटाला हुआ। जब तक उद्धव ठाकरे ने कैंडिडेट अलाउ नहीं किया तब तक ईडी सो गई थी, या तब तक ईडी शायद पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन जैसे ही अमोल कीर्तिकर को नोटिस गया, जैसे उसका उद्धव ठाकरे ने उसका टिकट दिया उस व्यक्ति को, वैसे ही ईडी का नोटिस पहुंच गया।
अब पता नहीं कि कौन सी ऐसी फुर्ती है जो ईडी के अंदर तुरंत आ जाती है, आइन फानन में टाइप होता है, उसे नोटिस पहुंच जाता है। अब इससे आगे की बात अगर करें केरल के भीतर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थिति कहीं ना कहीं वही है केरल के भीतर जो बिहार के भीतर राज ठाकरे की पार्टी की होती है, जो उत्तर प्रदेश के भीतर राज ठाकरे की पार्टी या फिर कई करुणानिधि की पार्टी की जो स्थिति होती है, वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की केरल में है। अब केरल में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री की बेटी हुई ना, और उनके स्वामित्व वाली, उनकी मिल्कियत वाली एक आईटी कंपनी है, उसको नोटिस जारी किया गया ईडी का, उसको पेश होने के लिए कहा गया। उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत, जो ओडिशा के भीतर कांग्रेस पार्टी के चुनावी कमान को संभाले हुए हैं, उनको भी ईडी का नोटिस पहुंचता है। उससे भी आगे अगर झांके तो 28 मार्च को महुआ मोइत्रा को ईडी के सामने पेश होना। दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, फिर आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी, फिर उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के भीतर मोहल्ला क्लिनिक के जनक सदन जैन की गिरफ्तारी, अब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे पश्चिम बंगाल में उनको घेरने की कवायद, लालू प्रसाद यादव की परिवार को घेरने की कवायद, दक्षिण के भीतर डीएमके के ऊपर भी नकेल कसने की खबर अलग से, बीआरएस पार्टी के नेता और तेलंगाना के भीतर सांसद के कविता की गिरफ्तारी। ये सारी खेल कब तक चलेगा? इसके सारे चुनाव की 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रभावित करने की कवायद कब तक चलेगी? आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद बहुत सारे मामले सामने आए, चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे वो मामला केरल के मुख्यमंत्री बिजराइन की बेटी मीना की हो, चाहे वो मामला टिकट मिलने के बाद अमूल कीर्तिकर का हो, चाहे वो मामला हरक सिंह रावत का हो, चाहे वो मामला महुआ मोइत्रा का हो, चाहे वो मामला कुछ और अन्य लोगों का हो, और कुछ और लोगों का नाम आने वाले समय में जरूर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में एक सवाल होता है कि जनरल जियाउल हक ने जो लोकतंत्र के नाम पर, जो सुनहरा लोकतंत्र के नाम पर गंदा खेल खेला था पाकिस्तान के भीतर, क्या भारत देश के इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसी खेल को सत्ता की गोदी में बैठ करके खेलना चाहती है? एक वो दौर होता है जब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा, और उस परंपरा को, उस रेखा को हमेशा के लिए मिटा देने के का काम हो गया। मामला कोर्ट तक गया और टीएन सेशन को सही पाया कोर्ट ने। जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान के अधीन है, सरकार के अधीन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो लकीर को खत्म किया गया, मिटा दिया गया, वो लाइन लिखनी बंद हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आज के दौर में लाइन तो वो नहीं लिखी जा रही, नहीं रिपीट की जा रही, लेकिन बहुत सारे मीडिया जो मोदी की तरह बात करते हैं, उस इलेक्शन कमीशन भी उसी तरीके से काम करते हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायिक प्रक्रिया की सक्रियता से डर गए हैं, न्यायपालिका द्वारा संविधान सम्मत फैसलों से डर गए हैं। आखिरकार सत्ता और न्यायपालिका, देश की शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, इन दोनों के बीच ऐसी दूरियां क्यों बन रही है इस दौर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के 600 वकीलों की चिट्ठी को ट्वीट करना पड़ गया, और ट्वीट करते हुए उसमें कोट भी करना पड़ रहा है कि कांग्रेस के 5 दशक यानी आप से 50 साल पहले की पापों की याद दिलानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात इस दौर में कि देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले वकील कौन है? क्या प्रधानमंत्री के इशारे पे सब कुछ किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका को कंट्रोल में करने के लिए, न्यायपालिका को चेतावनी देने की नीयत से कहीं 600 वकीलों से चिट्ठी तो कहीं नहीं लिखवाई है? क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आ जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद का मामला इतना आगे ना बढ़ जाए जिसको सरकार की बदनामी हो जाए, चुनावी साल में सरकार के काला कच्चा चिट्ठा खुलने लगे, इससे मोदी डर गए हैं? आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियां हैं देश के भीतर कि आज सबसे पहले एक चिट्ठी आती है देश के नामी ग्रामी वकीलों की, करीब करीब 600 वकील होते हैं, उस चिट्ठी पे हस्ताक्षर करते हैं, जो डोचली अंडर थ्रेट सेफ गार्डिंग फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल फ्रेशर का शीर्षक के साथ एक चिट्ठी आती है। उसमें आरोप लगता है कि एक खास ग्रुप, एक विशेष ग्रुप इस भारत देश के न्यायपालिका को प्रभावित करके फैसला लेना चाहता है, इस देश में न्याय
व्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है, जुडिशरी के ऊपर एक थ्रेट है, एक खतरा है। इस तरह की बातें चिट्ठी के भीतर लिखी जाती है। वकीलों ने ऐसी चिट्ठी लिखी, ये अपने आप में असामान्य सामान्य बात नहीं कह सकते। लेकिन वकीलों ने तब ये चिट्ठी नहीं लिखा जब 4 जजों ने इस भारत देश के जुडिशरी के इतिहास में पहली बार 12 जनवरी 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मजबूरी आ पड़ी थी। उन जजेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी। तब तक देश के 600 वकील सामने नहीं आए कोई लेटर लेकर के। आज कब आए? जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला आ गया तब आए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का काला कच्चा चिट्ठा रोज बरोज खुलते जा रहा तब आए। कारण क्या है? तो जब वकील सामने आ गए, ये मुद्दा देश में गंभीर हो ही रहा था, लोग डिकोड करने में इसको जुटे हुए थे, तो कहीं इसके पीछे किसी का इशारा तो नहीं है, किसी ताकतवर समूह का संरक्षण तो नहीं मिल रहा है वकीलों को, इस समूह को। आखिरकार इसी बीच कुछ ही घंटों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारे वकीलों के ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट करते हैं और 5 दशक पहले के उस कथित प्रतिबद्ध डिवोटेड जुडिशरी की बात करते हैं। और उसे कहा, कांग्रेस ने जिस तरीके से न्यायपालिका को कब्जा करने की कोशिश की कि जनता उससे दूर होती चली गई और 140 करोड़ भारतीय इस देश के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नहीं है। सवाल जुडिशरी का था। वकीलों ने कोर्ट को लिखा कि एक विशेष एक ग्रुप है जो न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है दिन प्रतिदिन। प्रधानमंत्री को इसमें कूदने की क्या जरूरत आ गई? क्या इस देश के प्रधानमंत्री वकीलों से जुड़े हुए कोई मामले में कूद करके बयानबाजी करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक्स यानी पहले ट्विटर, इसके ऊपर आकर के वो ट्वीट करे या कांग्रेस पार्टी या किसी दल पे चीटाकसी करे, तंज कसे? इससे क्या संकेत जाता है देश को? संकेत मैसेज यही मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हुए क्या कहा, सुदामा और कृष्णा और चावल की बातें कहते हैं कि वो जमाना वीडियो कैमरे का होता, सुप्रीम कोर्ट का होता, तो उस समय उसको भी रिश्वत का नाम दे दिया जाता। इलेक्ट्रल बॉन्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला जब असंवैधानिक करार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया तो उसके बाद पूरा बवाल सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बीच ये बवाल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा पाप कर दिया? कंपनी एक्ट में हेरफेर, उसको तोड़ा मरोड़ा गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को, बहुत सारी चीजों को उस इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए इसको बाहर किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार जो देश की जनता का, उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड को बाहर रखा गया। जब ये सारी चीजें न्यायपालिका को असंवैधानिक लगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन लगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं ना कहीं उपहास हो रहा हुआ दिखा, तो स्वाभाविक से बात है ये असंवैधानिक करार तो देना ही था। सच बात तो यह कि इतना देर इसमें क्यों लगा? लेकिन जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐसा लगता है कि तीखी बहस बढ़ती जा रही है। दस्तखत करने वाले वकीलों की प्रोफाइल और उनके नामों को देख करके आपको हंसी आ जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी उसमें नहीं होते, उसमें कपिल सिब्बल नहीं होते, उसमें प्रशांत भूषण नहीं होते हैं। लेकिन जो सारे वकील होते हैं उनका नाम देखिए, हरीश साल्वे, काफी प्रतिष्ठित वकील, जाने माने वकील, कई मौके के ऊपर भारत सरकार की तरफ से पेश हुए वकील, वही हरीश साल्वे, जिन्हें उनके क्लाइंट ने कुछ दिन पहले ही झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनको शर्म आनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। उनके क्लाइंट ने, न्यायपालिका में जीत हार हो तो कोई बुरी बात है, एक प्रक्रिया किसी भी वकील के लिए, लेकिन कोई क्लाइंट अपने वकील को ही, एक जाने माने वकील को, देश के प्रतिष्ठित वकील को गलत साबित करने में लग जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। एसबीआई की तरफ से, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में पेश हो रहे थे, कह रहे थे इतनी जल्दी डेटा नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क्लिक में सब चीजें उपलब्ध है, ऐसी खबर है, एसबीआई ने 24 घंटे में डेटा दे दिया। यानी जिसको डिफेंड कर रहे थे हरीश साल्वे, जिसके बचाव में खड़े थे हरीश साल्वे, वो उस एसबीआई ने, उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारा डेटा 24, 48, 72 घंटे, 2-3 दिनों के भीतर इलेक्शन कमीशन को दिया और आज पूरे देश के सामने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो डेटा उपलब्ध है।